दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम सीटेट का मैथ पेडागोजी देखेंगे। देखिए आज का जो पेडागोजी सेक्शन होगा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की जो क्लास है इसमें सभी टॉपिक को कवर किया गया है और प्रत्येक टॉपिक का जो प्रश्न बनने लायक है सभी को लिया गया है और इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। देखिए पहला टॉपिक है वेन हेले का ज्यामितीय चिंतन सिद्धांत। इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन बनेगा उसको करेंगे और फिर बारी बारी सभी टॉपिक का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आइए ज़्यादा बातचीत न करते हुए प्रश्न पर आते हैं। एक छात्र कहता है वर्ग एक आयत भी है क्योंकि इनमें 4 समकोण और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। वेन हेले के अनुसार छात्र किस स्तर पर है? तो ऑप्शन नंबर ए है 0 स्तर पर, जिसको बोला जाता है चाक्षुषांकन मतलब चाक्षुषीकरण। बी है स्तर 2 स्तर 1 विश्लेषण। सी है स्तर 2 संबंध या अनौपचारिक निगमन और डी है स्तर 3 जिसको औपचारिक निगमन कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बताइए तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग। 1 मिनट का समय नहीं रहेगा, 5 सेकेंड का समय मैं दे रहा हूँ। तो देखिए जो स्तर 2 का जो छात्र होता है आकृतियों के बीच जो उसका गुण होता है उसको समझने लगता है, उसके संबंध को स्थापित करने लगता है, ठीक ना। एक आकृति दूसरी आकृति की विशेष स्थिति हो सकती है। वर्ग आयत का एक विशेष रूप माना जाता है, ठीक ना। ऐसे वर्ग है तो आयत भी हो सकता है, आयत है तो वर्ग भी हो सकता है। ऐसे वो समझने लग रहा था, इसका मतलब है कि वह स्तर 2 में है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है जब एक प्राथमिक छात्र केवल आकृति के समग्र रूप को देखकर उसे पहचानता है, जैसे रोटी को देखकर वृत्त कहता है या कहना, तो वेन हेले के किस स्तर पर है? तो ऑप्शन नंबर 1 है 0 स्तर, जिसको बोला जाता है चाक्षुषांकन, जिसको एक और बोला जाता है चाक्षुषीकरण। और बी है स्तर 1 विश्लेषण। सी है स्तर 2 अनौपचारिक निगमन और डी है स्तर 3 जिसको निगमन कहते हैं, ठीक ना, औपचारिक निगमन कह सकते हैं, ठीक। तो देखिए जो जब रोटी को देखकर वृत्त कह रहा है तो इसका मतलब है कि बच्चा 0 स्तर में है, ठीक ना। वह क्या कर रहा है, उसकी जो दिखावट है उसके आधार पर बच्चा पहचान रहा है, ठीक ना। तो यह जो 0 स्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है वेन हेले के किस स्तर पर छात्र उपपत्ति और प्रमेय के पीछे के तर्क को औपचारिक रूप से समझता है और स्वयं सिद्ध कर सकता है? तो स्तर 1 स्तर 2 स्तर 3 और स्तर 4। तो देखिए जब कहने का मतलब है कि जब छात्र प्रमेय की परिभाषा और सिद्ध करने की तार्किक प्रणाली को समझ जाता है तो स्तर 3 में होता है, ठीक है ना, औपचारिक निगमन में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेन हेले के ज्यामितीय विकास सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है यह क्रमबद्ध है। बी है यह वायु पर निर्भर है। सी है यह शिक्षण अनुभव पर आधारित है और डी है छात्र एक स्तर को पार किए बिना अगले स्तर पर नहीं पहुंच सकता। तो वेन हेले के ज्यामितीय विकास का सिद्धांत क्या विशेषता नहीं बताता है? तो देखिए ये बात नहीं कहता, यह वायु पर निर्भर होता है, ये बात नहीं बताता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है नहीं, तो यहाँ पर नहीं वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यह जो है क्या बताता है, छात्र के अनुभव और शिक्षण की गुणवत्ता पर निर्भर होता है, ठीक ना, बल्कि एज पर निर्भर नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर अब अगला देखेंगे। अब टॉपिक नंबर अगला आ जाएगा। प्रत्येक टॉपिक का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, जो पेपर में पूछा जाने वाला है, वह हम
इतना सिस्टम से तैयार किए हुए हैं कि इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक ना। जो महत्वपूर्ण है, कम से कम दसनों बार पूछा गया सवाल है, उसी प्रश्न को हम लिए हैं, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर अब NCF 2005 और NAP 2020 और गणित शिक्षण के उद्देश्य से प्रश्न जो आता है NCF 2005 से और NAP 2020 से। यह सब देखिए क्वेश्चन का लेवल कितना बेहतर है और छाट छाट के क्वेश्चन बनाया गया है जो हमेशा पूछा ही जाता है। उससे अगर रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा सा आगे पीछे करके पूछा जाएगा तो भी यहीं पर आएगा, तो आप लोग देख के ही आसान क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए प्रश्न नंबर हम लोग 5 देखते हैं। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य संकीर्ण उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है छात्र के चिंतन का गणितीकरण करना, बी है संख्यात्मक कौशलों और गणितीय संक्रियाओं का विकास करना, सी है अमूर्त विचारों से निपटने की क्षमता पैदा करना और डी है स्वतंत्र रूप से प्रमेयों को सिद्ध करना। तो देखिए यह कह रहा है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य जो संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए संकीर्ण उद्देश्य का मतलब होता है कि रोजगार योग्य व्यक्तियों को तैयार करने के लिए बुनियादी संख्यात्मक मापन और संक्रियाओं का विकास करना, ठीक ना। और जबकि जो उच्च उद्देश्य के जो छात्र होते हैं उनका चिंतन और गणितीकरण करना, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट चला जाएगा, संख्यात्मक कौशल और गणितीय संक्रियाओं का विकास करना। आया समझ में? आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 6 है NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में गणित का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर है महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण, बी है केवल संकीर्ण और कौशलों पर आधारित या केंद्रित, सी है केवल सूत्र याद करने पर आधारित और डी है पूरी तरह से अमूर्त गणितीय अवधारणाओं पर केंद्रित। तो देखिए प्राथमिक कक्षाओं में गणित की पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? महत्वाकांक्षी होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए और महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए हम लोग सुसंगत का मतलब होता है सभी विषयों को आपस में, विभिन्न विषयों को आपस में जोड़ना, ठीक ना, और महत्वपूर्ण अर्थ निकालना जो वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल कर सके, ठीक। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है NEP 2020 प्राथमिक स्तर पर गणित में किस दृष्टिकोण पर सर्वाधिक बल देती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रटंत, स्मृति और सूत्र अभ्यास। रटंत जो शब्द है वही निगेटिव हो गया, ठीक ना, तो ये गलत हो जाएगा। बी है खेल आधारित और खोज आधारित अधिगम, ये बात बिल्कुल सही है, खेल आधारित और खोज आधारित अधिगम पर ही ज़्यादा बल देती है NEP 2020, ठीक ना। जैसे खेल आधारित का मतलब हुआ खेल पद्धति, खिलौनों द्वारा सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल खेल में सीखना, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है गणित में डरने और असफल होने का एक मुख्य कारण इसकी अमूर्तता और प्रतीकात्मक भाषा है। NCF 2005 के संदर्भ में इसे दूर करने का सबसे उपयुक्त उपाय क्या है? कह रहा है गणित में डर और असफल होने का एक मुख्य कारण इसकी अमूर्तता और प्रतीकात्मक भाषा है। ठीक बात है, इसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, उपाय बताइए। तो ऑप्शन नंबर 1 है गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन के अनुभव और मूर्त सामग्रियों से जोड़ना। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन का ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वास्तविक जीवन से जोड़ने की बात कर रहा है। मूर्त वस्तुओं को दिखा करके, सिखा करके, दिखाने के बाद अगर बच्चे को जब देखेगा तो उसको सीखेगा, कुछ उसके मन में बैठेगा। कोई चीज़ वास्तविक रूप से देखी जाती है तो वह ज़्यादा बेहतर होती है सीखने के लिए, ठीक ना। और एक केवल शब्द निगेटिव है, गलत हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखेंगे।
प्रश्न नंबर अगला है, अब देखिए हमारा जो आएगा टॉपिक नंबर 3 है समस्या समाधान मॉडल और गणितीय चिंतन से। प्रश्न नंबर 9 है, जॉर्ज पोल्या के समस्या समाधान मॉडल के 4 चरण का सही क्रम क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है योजना बनाना, फिर योजना के बाद समस्या समझना, फिर उसके बाद समस्या के बाद योजना लागू करना, योजना लागू करने के बाद पुनरावलोकन करना। ठीक है। दूसरा है समस्या समझना। ठीक बात है, पहले समस्या को समझा जाएगा, फिर उस समस्या का योजना किया जाएगा, योजना के बाद योजना को लागू करेंगे, योजना को लागू करने के बाद पुनः जांचेंगे। ठीक ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये वाला सही है। ठीक ना। समस्या समझना, योजना बनाना, योजना को लागू करना और पुनः जांचना। ठीक ना। यह जो 4 चरण है जॉर्ज पोल्या के अनुसार समस्या समाधान के। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 10 देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 है, गणितीय अवधारणाओं में शिक्षण का ELPS मॉडल किस सही क्रम का अनुसरण करता है? E का मतलब होता है एक्सपीरियंस, L का मतलब होता है लैंग्वेज, P का मतलब होता है, बताइए, तो P का मतलब होता है हमारा पिक्चर, और S का मतलब होता है सिंबल या सिंबॉलिक। ठीक ना। तो आइए एक्सपीरियंस के बाद आएगा लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद पिक्चर, पिक्चर के बाद सिंबल। ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, पहला ही है। देखिए एक्सपीरियंस का मतलब होता है मूर्त अनुभव, लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, पिक्चर का मतलब होता है चित्र, और सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 11 देखेंगे। देखिए बातें जो मैं बता रहा हूँ अगर समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग एक कर दीजिए। आपका एक लाइक एक शेयर हमें इतना मोटिवेट करता है कि पूछिए मत, लगता है कि हाँ कोई अपना है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। प्राथमिक गणित में पैटर्न की पहचान करने और उन्हें बढ़ावा या बढ़ाने का महत्व बताना है। ठीक ना। कह रहा है जो प्राथमिक गणित में जो पैटर्न होता है और पैटर्न की पहचान करने और उन्हें बढ़ाने का क्या महत्व होता है। तो आइए ऑप्शन नंबर 1 देते हैं, यह केवल समय बिताने की गतिविधि है, केवल शब्द है, निगेटिव हो जाएगा। बी है यह बीजी चिंतन की नींव रखता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, यह बच्चों को ज्यामितीय सूत्र याद करने में मदद करता है। याद शब्द ही नेगेटिव होता है तो गलत हो जाएगा। और डी है इसका संख्या ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो ये नियम होते हैं चरों, देखिए इस पैटर्न में समझने से बच्चे संबंधों, नियमों और चरों के बीच के एक पैटर्न को पहचानना सीखते हैं जो बीजगणितीय या बीजगणित का एक आधारशिला है। ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 12 देखेंगे। मज़ा आ रहा है तो चैनल को आप लोग लाइक करिए ज़रूर। गणितीकरण का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है गणित के अधिक से अधिक सूत्र याद करना। अधिक से अधिक सूत्र जब याद करने वाली बात आ गई तो ये निगेटिव हो जाएगा। दैनिक जीवन की स्थितियों को गणितीय तर्कों और संकेतों द्वारा व्यक्त करने की क्षमता, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। यह कठिन और कठिन से कठिन गणनाएं तीव्र गति से करना, गलत। गणित में 100% अंक लाना, ये भी गलत। ठीक ना। देखिए गणितीकरण का जो अर्थ होता है सोचने, तर्क करने, विश्लेषण करने, संबंधित जो जीवन में जो समस्या होती है उसको किस प्रकार से निपटना है, उस क्षमता का विकास करना होता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखेंगे, सॉरी 13, 12 है ना, 13 देखेंगे। अब देखिए ये जो है प्रश्न नंबर 13 हमारा है शिक्षण गति, जो शिक्षण सामग्री होती है टेलम और उनका गणितीय उपयोग। टॉपिक से प्रश्न है, टॉपिक 4 से। देखिए हम सभी टॉपिक को हम लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि कौन सा टॉपिक से प्रश्न है, और सभी टॉपिक का प्रश्न मज़ेदार प्रश्न हम लेकर आए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। स्थान मान और दशांश की अवधारणा सिखाने के लिए निम्नलिखित में से
कौन सा टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त है। स्थानीय मान निकालने की बात कर रहा है और दशांश का मतलब होता है डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है बटे में, अर्थात 0 दशमलव में, ठीक ना, जो दशमलव में अंक होता है। तो जियो बोर्ड द्वारा डिस्क ब्लॉक्स डार्ट पेपर 10 ग्राम। तो देखिए जो डिस्क ब्लॉक्स है इसके माध्यम से हम स्थानीय मान, जोड़ घटाव, दशमलव की अवधारणा को मूर्त रूप से समझाने के लिए कर सकते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 13 देखेंगे। 13 हो गया ना, 14 देखेंगे। 2D आकृति के गुण, परिमाप और क्षेत्रफल की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए रबड़ बैंड के साथ किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है एबेकस, जियोबोर्ड, डिस्क ब्लॉक्स, ग्रिड पेपर। कह रहा है गुण, परिमाप और क्षेत्रफल के बुनियादी समझ के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो जियो बोर्ड का, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा जियो बोर्ड। इसमें क्या होता है, 2D की आकृति के माध्यम से रबड़ होता है, कील लगी होती है, हम इस तरह रख करके रबड़ से माध्यम से देखते हैं, ठीक ना। इसका परिमाप इसका कितना आएगा, कभी कभी यहाँ से रबड़ हटा कर दूसरे में फंसा कर देख लेंगे, त्रिभुज भी बना कर देखते हैं, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, 2 दशमलव संख्याओं जैसे 0.3 और 0.2 बराबर 0.06 के गुणन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कौन सा टीएलएम सबसे बेहतर होगा। संख्या रेखा, 10x10 वर्ग, ग्रिड पेपर, एबेकस, 10 ग्राफ। तो देखिए जो 10x10 का ग्रिड पेपर ले लीजिए, उस पर आप रखिए, उस पर बताइए, ठीक है ना, ग्रिड पेपर के हिसाब से बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर हम लोग 16 देखेंगे। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए कौन सा गणितीय सामग्री सबसे उपयुक्त है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जियोबोर्ड और टेलर का एबेकस, बी है प्रिंटर और वर्कशीट और चार्ट, स्मार्ट बोर्ड, केवल ऑडियो व्याख्यान। तो देखिए जियो बोर्ड और टेलर का एबेकस का मतलब हुआ कि जियो बोर्ड जो होता है, एबेकस जो होता है उसका और यह जो स्पर्शनी उपकरण है, स्पर्शनी का मतलब होता है स्पर्श करके पता किया जाता है, क्योंकि दृष्टि बाधित बच्चा है ना, यहाँ चार्ट से पता नहीं कर पाएगा, स्मार्ट बोर्ड से भी नहीं पता कर पाएगा क्या लिखा है, यह वाक्य बिल्कुल गलत है। तो देखिए इससे क्या होता है, स्पर्श करके बच्चा जान जाएगा, छू करके बच्चा जानेगा, गणना करेगा और आकृति की समझ को विकसित करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 17 देखेंगे। 10 ग्राम का प्राथमिक स्तर पर मुख्य उपयोग क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है जोड़ और घटाव सिखाना, बी है स्थानीय मान और ज्यामितीय आकृति की पहचान का विकास, सी है भिन्न की गणना और डी है बीजगणितीय या बीजीय समीकरण हल करना। तो देखिए 10 ग्राम का जो प्राथमिक स्तर पर उपयोग होता है वो स्थानिक समझ और ज्यामितीय आकृति की पहचान कराना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। जैसे 10 ग्राम एक चीनी पहेली है जिसमें 7 टुकड़े होते हैं, इससे बच्चे की आकृति को जोड़कर नई आकृति बनाते हैं, ठीक ना, जिसमें बच्चा स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखेंगे। अगला टॉपिक आ गया अवधारणात्मक भ्रांतियाँ और त्रुटियाँ से प्रश्न, टॉपिक नंबर 5 से देखते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको हम सही कर लेते हैं। यह जो है यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/3 प्लस 1/2 बराबर 2/5 है, ठीक ना। यह जो है, या 1 मिनट रुकिए, इसको सही कर दे रहा हूँ आप लोग के सामने ही, नहीं तो आप लोग को मज़ा आएगा। यहीं पर मैं सही कर दे रहा हूँ अभी। 1/2 प्लस तो लिखा ही है, 1/3 है ना, 1/3 था, प्लस
ये फ्रैक्शन के रूप में लिख दिया है। 1/2 बराबर जो लिखा हुआ है 1/5 लिखा था कि 2/5? 2/5 लिखा था, ठीक ना। 2/5 अब सही हो गया। तो कह रहा है कि एक छात्र 1/3 प्लस 1/2 बराबर 2/5 लिखता है। छात्र की इस त्रुटि का संभावित कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भिन्न की अवधारणा में प्राकृतिक संख्याओं के नियमों का अनुप्रयोग। सी है गणित, जो छात्र है गणित में कमज़ोर है और ध्यान नहीं देता। यहाँ पर कमज़ोर वाली बात नहीं होगी। छात्र केवल पहाड़े याद नहीं करते नहीं है, ये भी गलत। प्रश्न नंबर अगला, ऑप्शन नंबर अगला है छात्र की दृष्टि कमजोर है, यहाँ से नहीं मतलब है। देखिए भिन्न की अवधारणा में प्राकृतिक संख्याओं के नियमों का अनुप्रयोग, ये बात सही है। देखिए छात्र ने अंश को क्या किया है, 1 + 1 करके 2 कर दिया है और हर को भी 3 + 2 करके 5 जोड़ दिया है, ठीक ना। उसमें पूर्ण संख्याओं के जोड़ने के नियम को भिन्न पर बिना समान हर बनाए लागू कर दिया, ठीक ना। इसलिए अवधारणा प्राकृतिक नियमों का अनुप्रयोग है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा कहता है 19। छात्र कहता है कि 0.45 से 0.5 छोटा है क्योंकि 5 और 45 से छोटा होता है। यह भ्रांति किस चरण में है? तो ऑप्शन नंबर 1 दशमलव संख्याओं में स्थानीय मान की गलत समझ, ठीक है। लापरवाही से काम करना है, यहाँ पर लापरवाही वाली बात नहीं है। जोड़ की कलन विधि में गलती गलत, केवल गुणात्मक गलत। तो देखिए जो दशमलव संख्या में स्थानीय मान की गलत समझ है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है गणित में छात्रों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों का क्या महत्व है? तो ऑप्शन नंबर 1 है ये दर्शाती है कि छात्र में क्षमता नहीं है, गलत है। बी करा ये अधिगम की प्रक्रिया का एक अंतःदृष्टिपूर्ण अंग है, ठीक है, एक अंतःदृष्टिपूर्ण अंग है। और सी करा है इन्हें तुरंत दंडित करके अनदेखा कर देना, ये भी गलत। ये शिक्षक की असफलता का एकमात्र प्रमाण, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। त्रुटियां शिक्षक को एक छात्र की चिंतन प्रक्रिया और अवधारणात्मक समझ को समझने में मदद करती है। मान लीजिए त्रुटि बच्चा करेगा तो छात्र समझेगा कि बच्चा कहाँ से त्रुटि किया है, तो उसको समझाने का प्रयास करेगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। मज़ा आ रहा है पढ़ने में तो चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एक छात्र 405 को 4005 लिखता है। जब उसे 405 लिखने को कहा जाता है तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है छात्र को गिनती नहीं आती, गलत बात है। यहाँ पर प्लेस वैल्यू की बात होगी। छात्र स्थानीय मान और शून्य की भूमिका की अवधारणा को नहीं समझता, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। मूल्यांकन और आकलन से प्रश्न टॉपिक नंबर 6 है। देखिए हमें हर एक टॉपिक को लिख दिया हूँ कि इस टॉपिक से प्रश्न ये है, ताकि आप लोगों को आसानी हो कि प्रश्न कैसा पूछा जाएगा हर टॉपिक से, ठीक ना। तो देखिए रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है छात्रों को रैंक देना और ग्रेड तय करना। यहाँ पर रचनात्मक की बात, यहाँ पर ये रैंक देना और ग्रेड तय करने वाली बात नहीं होगी, यह निगेटिव है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों के अधिगम अंतराल की पहचान कर उसमें सुधार करना, ये बात एकदम सही है, ठीक ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही क्या करना है, अधिगम अंतराल की पहचान कर उसमें सुधार करना ही रचनात्मक मूल्यांकन कहलाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसको हम रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं, ठीक ना।
प्रश्न नंबर 23 है, गणित में नैदानिक परीक्षण का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रतिभाशाली छात्रों की सूची बनाना, यहाँ पर नैदानिक वाली बात होगी ने। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है, यह जो नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य होता है कि बच्चा यह जान सके कि कहाँ और क्यों और कहाँ अटका है, ताकि उसके अनुसार वह उसका उपचारात्मक शिक्षण हो सके। ठीक ना। बी कह रहा है, गणित में छात्र की विशिष्ट कमियों और धारणात्मक गलतफहमियों को पता करना। ये बात बिल्कुल सही है। उसमें जो अवधारणा की कमी है उसको जानना और उसी हिसाब से उसको शिक्षा देना, उपचार करना। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। वीडियो मज़ा आ रही है देखने में, समझ में आ रहा है, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। मुक्त अंत वाले प्रश्न का गणित शिक्षण में क्या लाभ है? तो ऑप्शन नंबर 1, इनका केवल एक ही सही उत्तर होता है। गलत। मुक्त अंत वाले प्रश्न कई प्रकार से होते हैं, भले उत्तर आए सही एक ही आए। ठीक ना। ये छात्रों में रचनात्मकता, अपसारी चिंतन और बहुदृष्टिकोण को बढ़ावा देते हैं। मतलब कई प्रकार से हल करते हैं सोच सोच के। मान लीजिए 3/2 है तो हम इस तरह भी हल कर सकते हैं, और 3/2 से भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी। ठीक ना। वह यही कहने का मतलब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोर्टफोलियो गणितीय मूल्यांकन में कैसे सहायता करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है, यह केवल परीक्षा के अंकों का रिकॉर्ड रखता है। गलत। यह समय के साथ साथ छात्रों के गणितीय कार्य प्रगति और प्रयासों का एक व्यवस्थित संग्रह है। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पोर्टफोलियो में बच्चे के चित्रों, परियोजनाओं, समस्या समाधान के नमूनों आदि का एक समयबद्ध संग्रह होता है जो सतत विकास को दिखाता है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। अब प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। उससे पहले बता रहे 26 जो टॉपिक है, समावेशी शिक्षा और गणितीय अक्षमताएं से। तो प्रश्न नंबर 26 है, गणितीय गणनाओं में बार बार होने वाली कठिनाई संकेतों को समझने में समस्या और समय दिशा निर्देश की गलत समझ किस अधिगम अक्षमता का संकेत है? तो ऑप्शन नंबर है डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्प्रेक्सिया। क्या गणित गणनाओं में जब गणना की बात आता है तो डिस्कैल्कुलिया। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। डिस्कैल्कुलिया से पीड़ित छात्र की मदद के लिए शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर है केवल लिखित समयबद्ध परीक्षाएं देना। गलत। बी कराए मूर्त टीएलएम जैसे एबेकस, काउंटर, अतिरिक्त समय और विजुअल एंड का विजुअल जो है एड्स का उपयोग करना। एड्स का मतलब ऐड जो होता है एड्स। ठीक ना। विजुअल ऐड मतलब जो दिखाया जा सके। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, जो दृश्य सामग्री हो। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 8 से गणितीय तर्क और प्रकृति से प्रश्न जो आते हैं। गणित एक अमूर्त विषय है। प्राथमिक स्तर पर इसे दुर्लभ बनाने के लिए शिक्षक को किस क्रम का पालन करना चाहिए? अमूर्त से मूर्त। गलत। अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त। मूर्त, अर्धमूर्त, चित्र और अमूर्त। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित में आगमनात्मक तर्क का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर जाना। गलत। जो विशिष्ट उदाहरण प्रेक्षणों ठीक है, प्रेक्षणों से सामान्य नियम की ओर जाना। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। निगमनात्मक तर्क की मुख्य विशेषता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उदाहरण से नियम की ओर। तो ये आगमन की है, आगमनात्मक का है, और स्थापित सामान्य नियम सूत्र का प्रयोग करके
विशिष्ट समस्या को हल करना जो नियम से उदाहरण की ओर बात है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। गणितीय भाषा और संचार से प्रश्न है, गणित की भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर ए अस्पष्ट और कठिन होनी चाहिए। गलत, अस्पष्ट तो होनी नहीं चाहिए। यह सटीक और संक्षिप्त और अस्पष्ट होनी चाहिए। ये बात ठीक है, सटीक होनी चाहिए, संक्षिप्त में होनी चाहिए और अस्पष्ट होनी चाहिए। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 32 देखेंगे। कक्षा में गणितीय वार्तालाप को बढ़ावा देने का मुख्य लाभ क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे शांत बैठना सीखते हैं। गलत। बी है बच्चे अपने गणितीय विचारों को व्यवस्थित, तर्कसंगत और स्पष्ट रूप से व्यक्त करना सीखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखेंगे। अब देखिए जो प्रश्न है मिश्रित अवधारणात्मक प्रश्न, टॉपिक नंबर 10 से। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है। तो छात्र उत्तर देता है कि क्षेत्रफल में कोई बदलाव नहीं होगा, यह त्रुटि क्या दर्शाती है? तो देखिए जो 20% बढ़ा दी गई और 20% घटा दी गई। ठीक ना। तो 20 गुणे 20 बटे 100, तो यहाँ से हम काट देंगे तो 2 जीरो से कट जाएगा 4, यहाँ से कट जाएगा तो हो जाएगा 4% की कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर योगात्मक सोच का हावी होना। ठीक ना, यही दर्शाता है योगात्मक सोच का हावी होना। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में अनुमान लगाने का कौशल क्यों सिखाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 क्योंकि सटीक उत्तर निकालना आवश्यक नहीं है। गलत बात। बी है यह दैनिक जीवन में त्वरित निर्णय लेने और उत्तर की निकटता, तार्किकता जांचने में मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रश्न बंद अंत वाला प्रश्न है? तो 5 और 8 का योग क्या है? तो ये जो है ये क्या है, बंद वाला है। एक ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका योग 13 है। तो ये खुला प्रश्न है। जैसे मान लीजिए 8 5 बता देंगे। ठीक ना। 9 और 4 बता देंगे। 12 प्लस 1 बता देंगे। ठीक ना। तो ये खुला हो जाएगा। यदि किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 13 आता है तो वह संख्या क्या हो सकती है और क्यों? मान लीजिए कोई संख्या ले रहे हैं, उसमें 5 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। तो ये भी क्या है, खुला प्रश्न है। आप 13 को अलग अलग तरीके से कैसे दर्शा सकते हैं भी हो सकता है, लेकिन 5 और 8 का योग क्या है, ये जो है बंद वाला प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अब जो हमारा है गणितीय गतिविधियों में कम्यूटेटिव नियम को समझाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे अच्छी है? तो ऑप्शन नंबर ब्लैकबोर्ड से नियम उतारना। गलत। बी है 2 अलग अलग रंगों के मोतियों को अलग अलग क्रम में जोड़कर रखना। ये बात ठीक है। ठीक है ना। मान लीजिए मूर्त वस्तु है 4 लाल और 2 नीला बराबर लिख सकते हैं ना 5, और 2 नीले प्लस 3 लाल बराबर 5 लिख सकते हैं। यह क्रम विनिमय नियम को आसान बनाता है। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। 37 संख्या ज्ञान का प्राथमिक स्तर पर क्या अर्थ है? तो जो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है केवल 1 से 100 तक गिनती रटना। गलत। संख्याओं के परिणाम, उनके संबंधों और संक्रियाओं के प्रभाव की गहरी समझ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षा में गणित का खेल खिलाने का प्राथमिक शिक्षण शास्त्रीय उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा में अनुशासनहीनता बढ़ाना। गलत। गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और गणितीय चिंतन को मनोरंजन तरीके से विकसित करना। ये बात ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणितीय ड्रिल और अभ्यास का अत्यधिक उपयोग करने का क्या दुष्प्रभाव हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 1 अत्यधिक बुद्धिमान बन जाते हैं, ये हो सकता है, तो ये गलत है। बी है आंतरिक चिंतन को बढ़ावा देता है और धनात्मक
समझ कम करता है। तो ये बात ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमें लग रहा है। गणित की सभी विज्ञानों का सिंहद्वार कराए। गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो जो है ये रोजर बेकन का है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए टोटल हम 40 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।